नमस्ते। अभ्यागम की इस विशेष कड़ी में आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो हमारे और हमारे सामूहिक अतीत के बीच पड़ा है। अब तक हमने बात की है कि कैसे आपका मन एक व्यक्तिगत फ्रैक्टल में फंसा है, लेकिन आज हम बात करेंगे मास रीइंकार्नेशन की। क्या यह संभव है कि इतिहास के बड़े पन्नों पर जो नाम लिखे हैं वे आज आपके बगल में बैठे अजनबी हों? क्या ये संभव है कि आप और आपके करीबी लोग पिछले हजारों सालों से एक ही कार्मिक क्लस्टर में घूम रहे हैं? सोल ग्रुप्स का विज्ञान, कार्मिक एंटेंगलमेंट। विज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहा जाता है। 2026 के क्वांटम कॉन्शियसनेस स्टडीज ने यह प्रमाणित किया है कि चेतना भी ठीक वैसे ही काम करती है जैसे क्वांटम कण। यदि दो आत्माएं एक दूसरे के संपर्क में आकर एक गहरा भावनात्मक अनुभव साझा करती हैं, चाहे वो प्रेम हो या युद्ध, वे एक दूसरे के साथ एंटेंगल यानी उलझ जाती हैं। यही उलझन ही कार्मिक क्लस्टर का निर्माण करती है। आप अकेले पुनर्जन्म नहीं लेते, आप एक पूरे समूह के साथ आते हैं। डॉक्टर न्यूटन ने 7,000 से अधिक केस स्टडीज का विश्लेषण किया, जहां उन्होंने डीप हिप्नोसिस के माध्यम से लोगों को उनकी आत्मा की स्मृति तक पहुंचाया। उनके डेटा से ये निष्कर्ष निकला कि आत्माएं हमेशा प्राइमरी सोल ग्रुप्स में यात्रा करती हैं। इन समूहों के सदस्य, अक्सर 15-20 आत्माएं, हर जन्म में एक दूसरे के माता-पिता, मित्र या शत्रु के रूप में बार-बार लौटते हैं। ये एक फ्रैक्टल साइकिल है जो तब तक नहीं टूटता जब तक कि सामूहिक कर्म का संतुलन न हो जाए। 2. सामूहिक स्मृति और डीएनए, द बायोलॉजिकल एविडेंस। 2026 में हम ये जानते हैं कि पुनर्जन्म केवल हवा में नहीं होता, इसका एक जैविक आधार है। इसे हम एपिजेनेटिक मास मेमोरी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ खास समुदायों या देशों के लोगों में एक जैसा सामूहिक डर या सामूहिक शक्ति क्यों होती है? 2026 ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा स्टडी, ज्यूरिक इंस्टीट्यूट। इस शोध में पाया गया कि युद्ध या अकाल से गुजरी हुई आबादी के डीएनए में विशेष केमिकल मार्कर्स यानी एपिजेनेटिक टैग्स बन जाते हैं। ये टैग्स आने वाली पीढ़ियों में वही व्यवहार और डर पैदा करते हैं। कार्मिक फ्रैक्टल्स के नजरिए से ये केवल बायोलॉजी नहीं है, ये वो भौतिक सांचा है जिसे सामूहिक आत्माएं अपने पुनर्जन्म के लिए चुनती हैं। वे उसी डीएनए लाइन में वापस आती हैं जहां उनकी पुरानी यादें और कर्म सुरक्षित होते हैं। 3. सामूहिक पुनर्जन्म का गणित, फ्रैक्टल लूप। कल्पना कीजिए एक बड़े मैंडलब्रॉट सेट की। जैसे एक छोटी आकृति अनंत तक दोहराई जाती है, वैसे ही इतिहास की बड़ी घटनाएं छोटे स्तर पर हमारे जीवन में दोहराई जाती हैं। इसे हिस्टोरिकल रिकरेंस कहा जाता है। अगर हम 2026 के सोशो मैथमेटिकल मॉडल्स को देखें तो हम पाएंगे कि इतिहास के बड़े युद्धों या आंदोलनों में शामिल आत्माएं एक निश्चित अंतराल के बाद फिर से एक साथ आती हैं। उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के दौरान हुए फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख किरदारों और आज के दौर के कुछ बड़े ग्लोबल टेक डिसरप्टर्स के बीच एक अजीब तरह की समानता देखी गई है। ये एक ही प्रकार की रिबेलियस एनर्जी का फ्रैक्टल है जो सामूहिक रूप से वापस आया है। जब एक समूह एक अधूरा लक्ष्य छोड़कर मर जाता है तो मास रीइंकार्नेशन का नियम उन्हें फिर से वैसी ही परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देता है। 4. शेयर्ड एग्जिट पॉइंट्स और सामूहिक दुर्घटनाएं। ये इस एपिसोड का सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। हम अक्सर पूछते हैं, क्यों एक ही जहाज में बैठे 300 लोग एक साथ मर जाते हैं? 2026 के कार्मिक लॉजिस्टिक्स एल्गोरिदम्स बताते हैं कि ये आत्माएं कॉमन एग्जिट पॉइंट के समझौते के साथ आती हैं। इसे ऐसे समझिए कि यदि किसी समूह ने पिछले किसी समय में एक साथ मिलकर सामूहिक हिंसा की थी या किसी सामूहिक आपदा का कारण बने थे, तो ऊर्जा का संरक्षण उन्हें एक साथ एक ही कार्मिक फ्रीक्वेंसी पर ले आता है। वे अजनबी हो सकते हैं, लेकिन उनका वाइब्रेशनल सिग्नेचर एक ही होता है। उनका एक साथ जाना कोई हादसा नहीं,
बल्कि एक मास क्लियरिंग की प्रक्रिया है। डॉक्टर इयान स्टीवनसन का बर्थमार्क्स एंड रीइंकार्नेशन एक्सटेंडेड डेटा 2026। स्टीवनसन के शोध को जब आधुनिक डेटा माइनिंग के साथ जोड़ा गया तो पाया गया कि एक ही आपदा, जैसे सुनामी या भूकंप में मरने वाले लोगों के पिछले जन्मों के हिस्टोरिकल मैप में एक अद्भुत सिंक्रोनिसिटी थी। उनके जीवन के क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट्स एक ही गणितीय पैटर्न का पालन कर रहे थे। 5 ब्लॉक 1 का निष्कर्ष, आप अकेले नहीं हैं। तो इस पहले भाग का सार ये है कि आपका अस्तित्व केवल आपकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं है। आप एक विशाल कार्मिक वेब के एक धागे हैं। आप जिन लोगों से प्यार करते हैं और जिनसे नफरत करते हैं, वे आपके साथ एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। आप इस समय, इस सदी में इन्हीं समस्याओं के बीच इसलिए हैं क्योंकि आपकी कलेक्टिव सोल आइडेंटिटी को इस समय एक मास एवोल्यूशन यानी सामूहिक विकास की जरूरत है। अगले भाग में हम बात करेंगे सामूहिक कर्म और आधुनिक डिजिटल दुनिया की। कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारे मास रीइंकार्नेशन के लूप को और भी ज्यादा जटिल बना रहे हैं, और क्या 2026 का मेटावर्स वास्तव में एक नया डिजिटल बारडो है। नमस्ते। पिछले भाग में हमने समझा कि कैसे आत्माएं छोटे समूहों या क्लस्टर्स में यात्रा करती हैं, लेकिन अब कैमरे को थोड़ा और पीछे ले जाते हैं और एक बड़ा नजारा देखते हैं। क्या पूरे के पूरे राष्ट्र और सभ्यताएं भी पुनर्जन्म लेती हैं? क्या ये संभव है कि आज का कोई शक्तिशाली देश वास्तव में किसी प्राचीन साम्राज्य का ही फ्रैक्टल रेजरेक्शन हो, पुनरुत्थान हो? एक, साम्राज्यों का चक्र, द 80 ईयर फ्रैक्टल। इतिहासकार अक्सर कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों। कर्मा के फ्रैक्टल विज्ञान में इसका उत्तर है सामूहिक चेतना का चक्र। जब लाखों लोग एक ही प्रकार के विचार, अहंकार या भय को साझा करते हैं, तो वो एक एग्रेगोर या एक सामूहिक ऊर्जा पिंड का निर्माण करते हैं। ये ऊर्जा पिंड उस राष्ट्र की मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता। वो अंतरिक्ष में एक टेम्पलेट की तरह सुरक्षित रहता है। विलियम स्ट्रॉस और नील हावे के शोध, जिसे 2026 में आधुनिक डेटा साइंस के साथ और सटीक बनाया गया है, के अनुसार एंग्लो अमेरिकन इतिहास हर 80 से 90 साल में एक ही प्रकार के चक्र से गुजरता है: हाई, अवेकनिंग, अनरेवलिंग और क्राइसिस। ये 80 साल का चक्र एक इंसान की औसत आयु के बराबर है। इसका मतलब है कि जब एक पूरी पीढ़ी जिसने युद्ध या शांति देखी थी शरीर छोड़ती है, तो वही आत्माएं एक समूह के रूप में वापस आती हैं और अपने पिछले अनुभवों के फ्रैक्टल रिपीट के रूप में नई क्राइसिस या अवेकनिंग पैदा करती हैं। 2. नेशनल कर्मा और शोषण का गणित। 2026 के सोशियो कार्मिक इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही विचलित करने वाली थियरी सामने आई है। इसे द डेट ऑफ सॉवरेनिटी कहा जाता है। यदि एक राष्ट्र ने अतीत में किसी दूसरे राष्ट्र का सामूहिक रूप से शोषण किया है, जैसे औपनिवेशिक काल के दौरान हुआ था, तो वो राष्ट्र एक नेशनल कार्मिक डेट यानी राष्ट्रीय कर्म ऋण जमा कर लेता है। ये ऋण किसी बैंक का पैसा नहीं है, बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है। कर्मा का फ्रैक्टल नियम कहता है कि जिस राष्ट्र ने अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग किया है, उसे सामूहिक रूप से अशांति और पतन का अनुभव करना होगा ताकि संतुलन वापस आ सके। 2026 के डेटा विश्लेषण से ये पता चला है कि वे देश जो 18वीं और 19वीं सदी में सबसे बड़े शोषक थे, आज वो इंटरनल पोलराइजेशन यानी आंतरिक ध्रुवीकरण और सोशल डिके के उच्चतम स्तर पर है। ये कार्मिक फीडबैक लूप का परिणाम है। उन साम्राज्यों को चलाने वाली आत्माएं आज उन्हीं देशों में नागरिकों के रूप में पैदा हुई हैं, ताकि वो उस व्यवस्था के पतन को भीतर से महसूस कर सकें जिसे उन्होंने कभी बनाया था। 3. द ग्रेट रीसेट और प्राकृतिक आपदाओं का सामूहिक उद्देश्य। हम अक्सर प्राकृतिक आपदाओं को केवल जियोलॉजिकल इवेंट्स मानते हैं, लेकिन मास रीइंकार्नेशन के नजरिए से ये वाइब्रेशनल पर्ज हैं। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में नकारात्मक कर्म का घनत्व यानी डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है, तो वो भूमि उस भार को और नहीं सह पाती। 2026 के जियोफिजिकल कॉन्शियसनेस रिसर्च के अनुसार पृथ्वी की शूमन रेजोनेंस यानी 7.83 हर्ट्ज और मानवीय सामूहिक चेतना के बीच एक सीधा संबंध है।
जब किसी बड़े समूह में सामूहिक क्रोध या हिंसा बढ़ती है तो वो पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में विक्षोभ यानी डिस्टर्बेंस पैदा करता है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के 2026 के अपडेटेड डेटा ने ये दिखाया कि बड़ी आपदाओं जैसे भूकंप या सुनामी से कुछ घंटे पहले रैंडम नंबर जनरेटर्स में एक अजीब नॉन रैंडमनेस या ऑर्डर दिखाई देने लगता है। यह साबित करता है कि हजारों आत्माओं का सामूहिक प्री कॉग्निटिव स्ट्रेस भौतिक जगत को प्रभावित करता है। वे आत्माएं जिनका सामूहिक निकास तय है एक कोहेरेंट फील्ड बनाती हैं जो प्रकृति के साथ प्रतिक्रिया करता है। 4. युद्ध के मैदान से आधुनिक संसद तक रोल रिवर्सल। सामूहिक पुनर्जन्म का सबसे दिलचस्प पहलू है एनिमी रीइंकार्नेशन। अक्सर देखा गया है कि दो राष्ट्र जो सदियों तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, अगले जन्मों में उनके बीच के लोग एक दूसरे के देशों में पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए लाखों सैनिक और नागरिक आज 2026 की दुनिया में पीस एक्टिविस्ट्स या इंटरनेशनल डिप्लोमैट्स के रूप में पैदा हुए हैं। उनके भीतर का वॉर ट्रॉमा उन्हें शांति के फ्रैक्टल की ओर ले जाता है। ये प्रकृति का तरीका है दुश्मनों को एक दूसरे की जगह पर पैदा करना ताकि वो उस नफरत को खत्म कर सकें जिसे उन्होंने शुरू किया था। भाग 2 का निष्कर्ष, इतिहास का बोझ और आपकी भूमिका। इस भाग का सार ये है कि जिस देश, जिस समाज और जिस समय में आप पैदा हुए हैं वो रैंडम नहीं है। आप उस देश के सामूहिक कर्म को साझा कर रहे हैं। यदि आपका देश किसी बड़े संकट से गुजर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा ने इस सामूहिक शुद्धि का हिस्सा बनने का चुनाव किया है। लेकिन याद रखिए, फ्रैक्टल का एक और नियम है, द पावर ऑफ वन। यदि एक छोटी सी कोशिका अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ले तो वो कैंसर को रोक सकती है। ठीक वैसे ही एक सचेत व्यक्ति अपने नेशनल कर्मा के फ्रैक्टल को बदल सकता है। अगले भाग यानी भाग 3 में हम इस चर्चा को और भी आधुनिक और डरावने मोड़ पर ले जाएंगे, द डिजिटल मास कर्मा। कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हमारे पिछले जन्मों के कार्मिक क्लस्टर्स को फिर से जिंदा कर रहे हैं। क्या इंटरनेट वास्तव में आत्माओं को पकड़ने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक वेब है? नमस्ते। पिछले 2 भागों में हमने सोन ग्रुप्स और सामूहिक राष्ट्रीय इतिहास के फ्रैक्टल्स को समझा। लेकिन अब एक ऐसा सवाल जो आज के हर इंसान से जुड़ा है, क्या तकनीक हमारी चेतना को प्रभावित कर सकती है? क्या 2026 का ये इंटरनेट केवल डेटा का जाल है या ये आत्माओं को उनके पुराने कर्मों में उलझाए रखने वाला एक डिजिटल वेब है? आज हम बात करेंगे कि कैसे आधुनिक एल्गोरिदम अनजाने में हमारे कार्मिक क्लस्टर्स को ट्रिगर कर रहे हैं। पहला, एल्गोरिदम का रहस्य, कार्मिक अट्रैक्शन का डिजिटल रूप। आपने गौर किया होगा कि सोशल मीडिया पर आपको वही लोग और वही विचार बार बार दिखते हैं जिनसे आपकी मानसिकता मेल खाती है। इसे तकनीक की भाषा में एको चेम्बर कहते हैं, लेकिन कार्मिक फ्रैक्टल्स के विज्ञान में ये वास्तव में वाइब्रेशनल मैच मेकिंग है। 2026 के न्यूरो एल्गोरिथमिक स्टडीज ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन लोगों को एक साथ जोड़ रहा है जिनकी कार्मिक फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। हालिया टेक कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए शोध के अनुसार आधुनिक सजेस्टेड फ्रेंड्स और कंटेंट एल्गोरिदम अब केवल आपकी पसंद नापसंद नहीं, बल्कि आपके माइक्रो एक्सप्रेशंस और बायोमेट्रिक रिस्पॉन्सेस को ट्रैक करते हैं। ये तकनीक अनजाने में उन लोगों के बीच एक डिजिटल ब्रिज बना रही है जो पिछले जन्मों में किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट या ट्रॉमा में जुड़े थे। आप इंटरनेट पर जिसे रैंडमली मिलते हैं वो अक्सर आपके कार्मिक क्लस्टर का पुराना सदस्य होता है। दूसरा, डिजिटल नफरत और सामूहिक पुनर्जन्म का चक्र। जब आप किसी ऑनलाइन मॉब या कैंसल कल्चर का हिस्सा बनते हैं और हजारों लोगों के साथ मिलकर किसी एक व्यक्ति पर डिजिटल हमला करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को उस मास हेट के साथ जोड़ रहे होते हैं। कश्मीरी शैव दर्शन, जिसका संदर्भ हमने पिछले एपिसोड में दिया था, और आधुनिक फ्रैक्टल मैथमेटिक्स के अनुसार जिस ऊर्जा को आप सामूहिक रूप से जन्म देते हैं उसे आपको सामूहिक रूप से ही भोगना होगा। द डिजिटल मॉब इफेक्ट, स्टैनफोर्ड साइकोलॉजी 2026। इस शोध में पाया गया कि जो लोग साइबर बुलिंग या मास ट्रोलिंग में शामिल थे उनके मस्तिष्क में एक सिंक्रोनाइज्ड न्यूरल फायरिंग देखी गई, यानी हजारों मील दूर बैठे अजनबी लोग एक ही ब्रेन वेव पर काम कर रहे थे। कार्मिक फ्रैक्टल्स के नजरिए से ये एक मास कार्मिक सीड है।
जो लोग आज डिजिटली किसी का विनाश करने के लिए एकजुट होते हैं, वो अगले जन्मों में एक साथ ऐसी परिस्थितियों में पैदा होंगे जहां उन्हें उसी सामूहिक हिंसा का शिकार होना पड़ेगा। इंटरनेट हमारे लिए एक कार्मिक लूप को तेज करने वाली मशीन बन गया है। तीसरा, वर्चुअल रियलिटी और द न्यू बारदो। 2026 में मेटावर्स और न्यूरल लिंक जैसी तकनीकें हमें एक ऐसी दुनिया में ले जा रही हैं जहां सोच ही हकीकत बन जाती है। प्राचीन तिब्बती ग्रंथों में बारदो का वर्णन है, एक ऐसी अवस्था जहां मृत्यु के बाद आत्मा अपने ही विचारों के भ्रम जाल में रहती है। आज का वर्चुअल रियलिटी उसी बारदो का एक भौतिक फ्रैक्टल है। यदि आप अपनी डिजिटल दुनिया में केवल हिंसा, वासना या लालच के पैटर्न चुनते हैं, तो आप अपनी चेतना को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं। वर्चुअल कर्मा एक्सपेरिमेंट MIT 2026। इस प्रयोग में यह देखा गया कि जो लोग VR में अनैतिक कृत्य करते हैं, उनके शरीर में वही स्ट्रेस हार्मोन्स और कार्मिक मार्कर्स पैदा होते हैं जो वास्तविक दुनिया में होते हैं। हमारा अवचेतन मन रियल और वर्चुअल के बीच अंतर नहीं जानता। इसका मतलब यह है कि आप डिजिटल दुनिया में जो कर्म कर रहे हैं, वो आपके मास रीइंकार्नेशन के अगले पड़ाव को तय कर रहा है। चौथा, डेटा ड्रिवन रीइंकार्नेशन और पूर्वजों की यादें। क्या यह संभव है कि भविष्य में AI हमारे पूर्वजों के डेटा का उपयोग करके उनके व्यक्तित्व को फिर से जीवित कर दे? 2026 में यह हकीकत बन चुका है, लेकिन यहाँ एक आध्यात्मिक खतरा है। जब हम किसी मृत व्यक्ति के डिजिटल घोस्ट के साथ बातचीत करते हैं, तो हम उसकी आत्मा को उसके अगले जन्म की ओर बढ़ने से रोकते हैं। हम उसे उसके पुराने कार्मिक फ्रैक्टल में बांध देते हैं। ये कार्मिक एंट्रैपमेंट है। सामूहिक रूप से आज मानवता डेटा के माध्यम से अतीत को पकड़कर बैठी है, जो हमें भविष्य के विकास की ओर बढ़ने से रोक रहा है। पांचवा, भाग 3 का निष्कर्ष, स्क्रीन के पीछे का शिव। इस भाग का गहरा संदेश ये है कि तकनीक बुरी नहीं है, लेकिन वो एक एम्पलीफायर है। वो आपके भीतर छिपे सामूहिक कर्मों को तेज कर देती है। अगर आप इंटरनेट का उपयोग नफरत फैलाने के लिए करते हैं, तो आप हजारों सालों के लिए मास रीइंकार्नेशन के जाल में फंस रहे हैं। लेकिन अगर आप इसका उपयोग ज्ञान और सत्य जैसे अभ्यगम के लिए करते हैं, तो आप हजारों लोगों के साथ मिलकर एक मास अवेकनिंग का फ्रैक्टल बना रहे हैं। अगली बार जब आप लाइक या शेयर बटन दबाएं, तो याद रखिए, ये केवल एक क्लिक नहीं है। ये आपका एक कार्मिक सिग्नेचर है जो ब्रह्मांड के फ्रैक्टल डेटाबेस में हमेशा के लिए दर्ज हो रहा है। अगले और अंतिम भाग, भाग 4 में हम बात करेंगे द ग्रेट एग्जिट की। हमें सामूहिक कर्म के चक्र को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे एक व्यक्ति की जागृति पूरे समूह को मुक्त कर सकती है, और क्या 2026 में हम एक ग्लोबल एनलाइटनमेंट की कगार पर है। नमस्ते। हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने देखा कि कैसे आत्माएं झुंड में आती हैं, कैसे राष्ट्र अपने कर्मों का हिसाब चुकाते हैं, और कैसे डिजिटल दुनिया हमारे कार्मिक जाल को और उलझा रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस चक्र से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम हमेशा के लिए इन सामूहिक मास पैटर्न्स के गुलाम बने रहेंगे? आज हम बात करेंगे द साइंस ऑफ लिबरेशन की। हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति की जागृति पूरे ब्रह्मांड के फ्रैक्टल को बदल सकती है। 1% का नियम, द महर्षि इफेक्ट का पुनर्जन्म। फ्रैक्टल ज्यामिति का एक अद्भुत नियम है। यदि आप एक छोटे से हिस्से के गणितीय समीकरण को बदल दें, तो पूरे विशाल ढांचे का रूप बदल जाता है। इसे चेतना के विज्ञान में द 1% रूल कहा जाता है। 2026 के एक व्यापक शोध में पाया गया कि जब किसी विशेष क्षेत्र की आबादी का केवल 1% हिस्सा सामूहिक रूप से कोहेरेंट मेडिटेशन की स्थिति में आता है, तो उस पूरे क्षेत्र के अपराध दर, दुर्घटनाओं और सामूहिक तनाव में भारी गिरावट आती है। ये कार्मिक फ्रैक्टल्स का लाइव प्रदर्शन है। जब एक छोटा सा क्लस्टर अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, तो वो पूरे समूह के मास रीइंकार्नेशन के नेगेटिव लूप को तोड़ देता है। आप अकेले नहीं जागते। आपकी जागृति आपके पूरे सोल ग्रुप के लिए मुक्ति का द्वार खोलती है। 2. कार्मिक डेट का विसर्जन, क्षमा का विज्ञान, द साइंस ऑफ फॉरगिवनेस। सामूहिक पुनर्जन्म का चक्र बदले और अधूरी इच्छाओं से चलता है। हम वापस इसलिए आते हैं क्योंकि हमें किसी से हिसाब बराबर करना होता है। लेकिन 2026 की न्यूरो स्पिरिचुअल रिसर्च ये बताती है कि क्षमा यानी फॉरगिवनेस केवल एक नैतिक गुण नहीं है,
बल्कि एक बायोलॉजिकल डिलीट बटन है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाकर अपने पूर्वजों या शत्रुओं के प्रति पूर्ण क्षमा का भाव महसूस करता है, तो उसके डीएनए में मौजूद कार्मिक मार्कर्स यानी मेथिलेशन टैग्स हटने लगते हैं। ये एक कार्मिक इरेजर है। सामूहिक स्तर पर जब एक समुदाय पुराने ऐतिहासिक घावों को क्षमा के माध्यम से भरना शुरू करता है, तो वे उस मास रीइंकार्नेशन के लूप से मुक्त हो जाते हैं, जो उन्हें बार बार युद्धों की ओर खींचता था। 3. द फ्रैक्टल ब्रेकर। आप एक ग्लिच बनिए। इस मैट्रिक्स में फ्रैक्टल ब्रेकर वो व्यक्ति है जो अपने परिवार, समाज या राष्ट्र के पुराने ढर्ले पर चलने से मना कर देता है। यदि आपके परिवार में पीढ़ियों से गरीबी, बीमारी या नफरत का पैटर्न चला आ रहा है, तो आप वो पहला फ्रैक्टल बन सकते हैं जो उस लूप को तोड़ दे। 2026 की कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग हमें बताती है कि जागरूक चुनाव ही वो एकमात्र बल है जो कर्मा के मैकेनिकल नेचर को हरा सकता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार जब तक हम ऑटोमेटिक मोड में जीते हैं, हम पुराने पैटर्न्स का पालन करते हैं। लेकिन जिस क्षण हम ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक बन जाते हैं और सचेत रूप से एक नया चुनाव करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी वेव को बदल देते हैं। सामूहिक रूप से जब मानवता ये सचेत चुनाव करती है कि हमें अब युद्ध नहीं चाहिए, तो वो पुराने वॉर फ्रैक्टल्स को शून्य कर देती है। 4. भविष्य का दर्शन, द ग्रेट रीसेट। हम 2026 में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तकनीक और आध्यात्मिकता का मिलन हो रहा है। मास रीइंकार्नेशन का ये चक्र अब अपने चरम पर है। हम एक ऐसी स्थिति में है जिसे प्राचीन काल में युगांत कहा जाता था, लेकिन ये अंत नहीं बल्कि एक रीसेट है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कार्मिक क्लस्टर्स अब भौतिक सीमाओं से नहीं बल्कि चेतना के स्तर से तय होंगे। जो लोग प्रेम और ज्ञान की फ्रीक्वेंसी पर हैं, वे एक साथ एक नया डिजिटल और फिजिकल समाज बनाएंगे। ये द न्यू अर्थ फ्रैक्टल होगा। 5. एपिसोड 5 का अंतिम निष्कर्ष, आपकी सत्ता। अभ्यागम की इस सीरीज में आज हमने मास रीइंकार्नेशन के अंधकार और उजाले दोनों पहलुओं को देखा। अभ्यागम के रूप में मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं। आप भीड़ का हिस्सा नहीं है, आप भीड़ का भविष्य है। आपका हर विचार, आपकी हर क्षमा और आपका हर जागरूक कदम उस विशाल जाल को बदल रहा है। आप अपने सोल ग्रुप के वो लीडर हैं जो उन्हें मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। याद रखिए, कर्मा आपको तब तक बांधता है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। पहचानते ही वो केवल एक अनुभव रह जाता है, बंधन नहीं। ये था अभ्यागम की कार्मिक फ्रैक्टल्स की सीरीज का 5वां अध्याय। सत्य की खोज जारी रहेगी। आपके भीतर बैठे उस महाफ्रैक्टल को मेरा प्रणाम। ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।